हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका नाम है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन 194 सी। अब तक हम लोगों ने सेक्शन 192 सैलरी के बारे में देखा, 194 जे फी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल एंड रॉयल्टी एंड डायरेक्टर्स के बारे में देखा था। और आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें सब कॉन्ट्रैक्टर भी शामिल हैं। दैट इज अंडर सेक्शन 194 सी, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। अब इससे रिलेटेड थ्योरी तो हम लोगों ने देख ली थी। थ्योरी में ये देखा गया था, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं वर्क के अगेंस्ट पेमेंट या क्रेडिट, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर वी आर नीडेड टू डिडक्ट टीडीएस। ठीक है ना। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक हैवी अमाउंट होती है, लाखों और करोड़ों की बात होती है, तो उस पर हम 10%, 20%, 10% और इस तरह के रेट्स नहीं लगा सकते नॉर्मली। अगर पैन कार्ड सबमिट किया जाता है तो वहां पर सीधे सीधे कहा गया कि अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है पेई, तो वहां 1%, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ पेई है तो 2% का टीडीएस रेट लगेगा। यानी अगर जिसको मैं दे रहा हूं वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसके केस में 1% टैक्स रेट है, टीडीएस रेट है, और अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 2% का टीडीएस रेट है। क्लियर है। ये चीजें हम लोगों ने देख ली थी। एक दो स्पेशल पॉइंट आएंगे वो हम लोगों ने देखे भी थे, लेकिन वो एक दो स्पेशल पॉइंट आएंगे तो फिर मैं उसको डिटेलिंग करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन आपका सीए फाइनल की स्टडी मैट से पिक किया गया है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ढंग से सुने। कहता है विंग्स लिमिटेड हैज पेड एन अमाउंट ऑफ ₹15 लाख रुपए का पेमेंट किया है। किसने? विंग्स लिमिटेड ने पे किया है 15 लाख। किसको? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई को पेमेंट किया है लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस के नाम पे। लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस के नाम से। अब इस केस में दो चीजें आ सकती हैं। एक सेक्शन आप लोग आगे चलकर देखेंगे 194I, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज 194C। क्योंकि 194C देख रहे हैं तो आपको शायद ये डाउट नहीं होगा कि भाई ये 194C में जाएगा, क्योंकि आपने उसी कैटेगरी में क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अगर हम लोग पहले दिल्ली हाई कोर्ट के केस को देखें तो प्रॉब्लम कहां आई थी इस केस में। विंग्स लिमिटेड ने पेमेंट किया अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। अच्छा, किस लिए दिया? लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस। एक तरह से रेंट ही तो है, 15 लाख रुपए हर महीने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले रही है विंग्स लिमिटेड से। तो विंग्स लिमिटेड जो एयरलाइंस है वो दे रही है 15 लाख हर महीने, तो वो एक तरह से रेंट ही तो है। दैट मस्ट फॉल अंडर सेक्शन 194C। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा हाँ 194C में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया, वहां कुछ कॉन्ट्रेरी डिसीजन दिए गए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया और कहा सही है, मद्रास हाई कोर्ट को मानते हुए चलिए छोड़ देते हैं उन कोर्ट्स की बात, लोअर कोर्ट्स की बात छोड़ देते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। अगर आप देखें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या क्या फैसिलिटीज देती है। अगर हम केवल रेंट की बात करते हैं, रेंट ग्राउंड के लिए या लैंड के लिए दिया जाता है, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस। लेकिन ऐसा नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केवल रेंट नहीं लेती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया केवल रेंट ले करके एक स्पेसिफिक सर्विसेज, भैया ये आपका एक जमीन दे दी, अब आप इसमें अपना लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस ले रहे हैं, रेंट में आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटी है जो एएआई देती है, और वो होती है सेफ्टी। अगर मैं अपनी जमीन किसी को किराए पर दे देता हूं तो सेफ्टी वगैरह उसका काम है। आई डोंट केयर एनीथिंग अबाउट दैट। मैंने किराए पर दे दिया, मुझे किराया आ रहा है, दैट इज इट। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। किराए पर दिया गया, लेकिन इसके साथ फैसिलिटी दी गई है सेफ्टी की। किस चीज की? सेफ्टी की। अगर जहाज को कुछ हो जाता है, अच्छा, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उससे रिलेटेड और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं।
हाँ है ना। और रनवे ऐसा नहीं होता एक नॉर्मल रोड बना दिया दैट्स इट, उस वैसे नहीं है, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के साथ वो रनवे बनते हैं, सिग्नल्स क्रिएट किए जाते हैं, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, एम्बुलेंस वगैरह। हाँ है ना। तो कहने का मतलब ये, अच्छा कंट्रोल टावर्स बनाए जाते हैं, कहने का मतलब ये है केवल नॉर्मल रेंट नहीं है ये, उसके अलावा कुछ है। तो इसको हम लोग सेक्शन 194 सी में ले जाएंगे, सी में ले जाएंगे। और ये डिसीजन आया था आपका जो कहा गया सिंगापुर एयरलाइंस और जापान एयरलाइंस के केस में। चलिए, तो आपको ये तो समझ में आया, ये हमारा सेक्शन 194 सी में जाएगा, ना कि 194 आई में जाएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल रेंट नहीं है बल्कि स्पेसिफिक फीचर्स के साथ रेंट है। चलिए, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, और ये सीए फाइनल की स्टडी मैट से ये भी क्वेश्चन दिया गया है। By virtue of an agreement with a nationalized bank, a catering organization receives a sum of rupees, और ये सीए फाइनल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का, और मुझे याद नहीं है किसी ईयर में, लेकिन हाँ ये एग्जाम में पूछा गया है। By virtue of an agreement with a nationalized bank, a catering organization receives a sum of rupees 50,000 per month towards supply of foods, water, snacks, etc. during office hours to the employees of the bank. जब आप बैंक में जाते हैं तो देखेंगे नियर अबाउट 3 या 4 बजे के आसपास सबके लिए ब्रेकफास्ट तो नहीं, सबके लिए एक सपर जिसको कहते हैं शाम और दोपहर के बाद जो नाश्ता किया जाता है, रात और दोपहर के बीच में सपर, तो उस सपर का प्रोग्राम होता है, मिठाइयाँ आती हैं या समोसे आते हैं, चाय पी जाती है, सारे बैंक एम्प्लॉइज पीते हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। एक कह सकते हैं टी एंड स्नैक्स नाश्ता होता है। चलिए, तो क्या वो 50,000 रुपए जो पर मंथ बैंक ऐसे बंदे को दे रही है, क्या वो 194 सी में आएगा? अगर आपको याद हो वर्क, तो वर्क में एडवर्टीजमेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग भी शामिल होती है, वर्क में हमारा कैटरिंग फैसिलिटीज भी शामिल होता है। याद आया होगा, मैंने वर्क की डेफिनेशन अगर बताई थी तो मैंने उसमें साफ साफ कैटरिंग की फैसिलिटीज को भी शामिल किया था। तो वर्क इंक्लूड कैटरिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर जो 50,000 पर मंथ दिया जा रहा है, यस, टीडीएस वुड बी चार्ज एज पर सेक्शन 194 सी। किसको दिया जा रहा है? अगर इंडिविजुअल को पेमेंट दिया जा रहा है बैंक के द्वारा तो 1% टीडीएस लगेगा, अदरवाइज 2% का टीडीएस चार्ज किया जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी सीए फाइनल सीए इंटर की स्टडी मैट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 सीए इंटर की स्टडी मैट से लिया गया है। 1 अक्टूबर 2018 को मेसर्स एस लिमिटेड मेड पेमेंट ऑफ ₹2 लाख टू मिस्टर आर। एक इंडिविजुअल को पेमेंट किया है 2 लाख रुपए का। ट्रांसपोर्टर who owns 8 goods carriages throughout the previous year and furnishes a declaration to this effect along with his PAN। अब हुआ क्या, एस लिमिटेड ने मिस्टर आर को पेमेंट किया है 2 लाख रुपए का, ट्रांसपोर्टर है। अच्छा, चूंकि एग्रीमेंट हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर भी हमारा वर्क की कैटेगरी में आता है, तो वर्क की कैटेगरी में हमारा एडवर्टीजमेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग भी आता है, कैटरिंग फैसिलिटीज भी आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स भी आते हैं। लेकिन इस केस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स के केस में एक स्पेसिफिक चीज कही गई है। उसमें यह बोला गया है, एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से डिस्क्राइब किया गया, जो मैंने कहा जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी स्पेसिफिक पॉइंट देखेंगे। वो ये कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर जिसके पास 10 से कम व्हीकल है, 10 से कम व्हीकल है, 10 या उससे कम व्हीकल हैं, 10 से अधिक नहीं है, तो और वो अपने पैन नंबर की डिटेल्स फर्निश कर देता है, तो उस केस में हमको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में चूंकि सामने वाला ट्रांसपोर्टर है, 10 या उससे कम व्हीकल हैं, 8 व्हीकल दिखा रहा है थ्रू आउट द ईयर, उससे ज्यादा हुई भी नहीं, तो इस केस में हमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ऐसे ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हैं तो। इज इट क्लियर? याद रहेगा जी। तो स्पेसिफिक पॉइंट था जो आपको याद रखना है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है इन चीजों को, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टर हो, 10 या उससे कम व्हीकल हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और उसने पैन नंबर की डिटेल्स अपनी शामिल कर ली है। लेकिन अगर वो पैन नंबर की डिटेल शामिल नहीं करता, नहीं देता, तो 20% का टीडीएस लग जाएगा, आपको मालूम है। चलिए, सीए इंट्रो की स्टडी मैट से क्वेश्चन नंबर 35 कहता है 30 जून 2018 को मेसर्स एस लिमिटेड मेड पेमेंट ऑफ ₹25,000 टू मेसर्स एक्स लिमिटेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग।
एक बंदे ने दूसरे बंदे को 25,000 रुपए दिए क्योंकि उसने उसकी बिल्डिंग का रिपेयर किया था। अब रिपेयर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन भाई आता है, कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है, वर्क में शामिल है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन अगर वर्क में शामिल है तो एक बात बताओ, क्या यहाँ टीडीएस लगेगा ना? थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है 30,000 या 1,00,000। अगर पर पेमेंट 30,000 से कम हो या इन टोटालिटी साल भर में एग्रीगेट 1,00,000 से कम हो तो नो टीडीएस। इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट की बात अब मैं बता रहा हूं, सारे केसेस में होता है 30,000 या 1,00,000। पर पेमेंट 30,000 से कम हो या इन टोटालिटी साल भर का पेमेंट 1,00,000 रुपए से कम हो तो टीडीएस की जरूरत नहीं पड़ती। यानी अगर कोई पेमेंट 30,000 से ऊपर चला गया टीडीएस इज नीडेड, और अगर टोटल साल भर का पेमेंट 1,00,000 से ऊपर चला गया, सब कुछ मिलाकर के बार बार पेमेंट दे रहे हैं, सब मिलाकर 1,00,000 से अधिक चला गया तो उस पर टीडीएस लगेगा। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहां पर 25,000 है, मान लेते हैं इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ और कोई पेमेंट नहीं दिया गया, नो टीडीएस। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये भी क्वेश्चन हमारे सीए इंटर की स्टडी मैट से पिक किया गया है। कहता है 1/1/2019 मेसर्स एस मेड अ पेमेंट ऑफ 2 lakhs। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से सुनेंगे, मैं इसको लिख देता हूं। कहता है 1/1/19 को मेसर्स एस लिमिटेड ने मिस्टर ए को पेमेंट किया है। इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ढंग से सुनेंगे। इसने सेल की है डायरी, और इसका मतलब इसने परचेज की है डायरी। कितना पेमेंट किया है? 2,00,000। अच्छा, मेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ मेसर्स एस लिमिटेड, हाउएवर नो मटेरियल वाज सप्लाइड फॉर सच डायरीज। अगर मैं कहूं दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दिस इज प्योरली अ क्वेश्चन विच इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, ये वो नॉर्मल वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो आप समझ रहे हैं सर। तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? ये तो नॉर्मल, हम किसी बंदे के पास जाते हैं, हम कहते हैं भैया मुझे डायरीज चाहिए, 2,00,000 रुपए पेमेंट किया, डायरी उठा लिया, वो परचेज और सेल है, वो नॉर्मल परचेज और सेल है। हाँ, वो नॉर्मल परचेज और सेल है, उस पर हमारा वह सेक्शन 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर एक बात बताइए, किस जगह पर एप्लीकेबल होगा? इसमें तो ऐसा भी लिखा है कि कोई मटेरियल सप्लाई नहीं किया गया। अब आते हैं हम स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं। अब हम आते हैं स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं। अगर मेसर्स एस लिमिटेड ने इसको कुछ मटेरियल सप्लाई किया होता और उसने उस मटेरियल को रिसीट करके उस पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या प्रोडक्शन की एक्टिविटी लगाई होती और उसके बाद फाइनल गुड्स बना करके इसको सप्लाई किया होता तो सेक्शन 194C लग जाता। मेरी बात ढंग से सुनिए। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में 50,000 रुपए का मटेरियल सप्लाई किया गया और 2,00,000 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की गई। टोटल मिलाकर जो फाइनल गुड्स तैयार हुआ, चलो 1,50,000 रुपए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, कुल मिलाकर फाइनल गुड्स का पेमेंट हो गया 2,00,000। 2,00,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें 50,000 खुद मेसर्स एस लिमिटेड ने अपना दिया है मटेरियल और उसके बाद उस पर उसने प्रोसेस करके इसको ट्रांसफर कर दिया। अब आते हैं सर टीडीएस कितने पर लगेगा? टीडीएस तो लगेगा 194C, क्योंकि यहां पर तो मटेरियल सप्लाई किया गया है। अगर ये मटेरियल सप्लाई नहीं किया गया होता एज पर द क्वेश्चन तो वहां पर टीडीएस नहीं लगता, बिकॉज दिस इज प्योरली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वहां पर तो टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। लेकिन अब मैंने इस क्वेश्चन में मान लिया थोड़ा आगे बढ़ करके कि इसने 50,000 रुपए का मटेरियल अपना सप्लाई किया और 1,50,000 रुपए का कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज दे दिया उसको पेमेंट। अब बताओ टीडीएस वो कितने पर काटेगा? अब टोटल सामान का दाम इनवॉइस जो चार्ज होगा वो तो 2,00,000 रुपए की वैल्यू का होगा जिसमें 50,000 का मटेरियल वहीं से आया है और 1,50,000 रुपए का। अगर ये इनवॉइस बनाता है मिस्टर ए, इनवॉइस बनाता है 50,000 मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम मेसर्स एस लिमिटेड एंड 1,50,000 अपनी जॉब चार्जेस, अगर सेपरेटली डिस्क्लोज करता है तो 1,50,000 रुपए पर टीडीएस कटेगा
और अगर वो केवल और केवल इनवॉइस 2 लाख का बनाता है और मटेरियल 50,000 जो वहां से सप्लाई हुए थे उसको सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करता, तो पूरे पर हमारा टीडीएस चार्ज होगा 1% और 2%, वॉट एवर द केसेस। मेरे हिसाब से आपको ये स्पेसिफिक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अच्छी तरह से इसको कर लेंगे। फिर से एक बार देखेंगे मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि भाई वर्क में शामिल होता है एडवर्टीजमेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग, उस पर भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है आने वाला है। कैटरिंग की फैसिलिटीज वो भी हम लोगों ने देख ली, ट्रांसपोर्टेशन वो भी देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना। तो वहां पर भी हम लोगों ने एक स्पेसिफिक पॉइंट था वो भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कहता है पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू अ कॉन्ट्रैक्टर टू सब कॉन्ट्रैक्टर 3 लाख विद आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ रुपीज 1,20,000। कंपनी ने 3 लाख रुपए का पेमेंट किया सब कॉन्ट्रैक्टर को और पिछले साल का भी कोई पेमेंट किया 1,20,000, टोटल मिलाकर 4,20,000 का पेमेंट किया। अगर 1,20,000 पर पिछले ही साल सब कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट दे दिया था तो पिछले साल ही टीडीएस कट गया होगा। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में कि वो 1,20,000 फर्स्ट टाइम इस साल क्रेडिट दिया जा रहा है, तो 3 लाख का पेमेंट और 1,20,000 दोनों फर्स्ट टाइम हो रहे हैं और दोनों का पेमेंट पहले हो रहा है, क्रेडिट बाद में हुआ, तो विच एवर इज अर्लियर। तो हम यहां पर पूरे 4,20,000 पर सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देते समय टीडीएस काट लेंगे। किसको दिया गया है जरा ये देखें। मान लेते हैं इंडिविजुअल है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल अगर सब कॉन्ट्रैक्टर है तो 2%। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 1%, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 2%। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 38। मून टीवी अ टेलीविजन चैनल मेड पेमेंट ऑफ रुपीज 50 lakhs टू अ प्रोडक्शन। मैंने कहा ना एक एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्टिंग पर भी क्वेश्चन आएगा, आ गया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर के आया है। कहता है मून टीवी अ टेलीविजन चैनल, ये सी एंटर की स्टडी मैट से है। मून टीवी अ टेलीविजन चैनल, ये टीवी है, चैनल है, इसने 50 लाख का पेमेंट किया है। प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द चैनल। इसने किसको पेमेंट किया? प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट किया है, जो बेसिकली प्रोग्राम के कंटेंट बनाता है या एडवर्टीजमेंट के कंटेंट बनाता है, जिसका काम है प्रोडक्शन करना। अब ये दो तरह से प्रोडक्शन कर सकता है, यहीं पे मैं बता देता हूं। सेल्फ का कर सकता है, सेल्फ कंटेंट जनरेट कर सकता है और उसके बाद सेल कर सकता है, हो सकता है ना। अच्छा, स्पेसिफिकेशन के थ्रू यानी जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाए वहां से प्रोडक्शन कर सकता है और उसके बाद सेल कर सकता है, ठीक है ना। यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। पेमेंट होना चाहिए कंटेंट का, दूसरा कंटेंट प्रोडक्शन हाउस ने बनाए हो, या तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं या नए बनाए गए हों ऑन द स्पेसिफिकेशन, और उसके कॉपीराइट ट्रांसफर किए गए हों। 3 पॉइंट याद रखेंगे आप। चलिए क्या बोलता है क्वेश्चन वैसे। अब कहता है 50 लाख का पेमेंट किया गया एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन, तो हमारा ये क्वेश्चन आ गया, सेल्फ कंटेंट वाला नहीं आया। अच्छा, द कॉपीराइट ऑफ द प्रोग्राम इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, ओके। वुड सच पेमेंट बी लायबल टू टैक्स डिडक्शन? हाँ भाई, कंटेंट इसने क्या किया, स्पेसिफिकेशन के थ्रू बनाया, यानी सामने वाले ने बोला वैसा बनाया और उसके बाद सेल किया है, प्लस कॉपीराइट ट्रांसफर भी कर दिया, कॉपीराइट ट्रांसफर कर दिया। तो कंटेंट सेल किया है, उसका पेमेंट लिया है, स्पेसिफिकेशन के थ्रू है और कॉपीराइट ट्रांसफर भी किया है, तो ये हमारा आ जाएगा आपका टीडीएस की कैटेगरी में। अच्छा, इसी में ही आगे बढ़ते हैं, इसी में ही आगे बढ़ते हैं ताकि जो बचा खुचा है वो भी समझ में आ जाए। Also examine whether the provisions of tax deduction at source under section 194C would be attracted if the payment was made by Moon TV for acquisition of telecast right of the content already produced by the production house. If the content is already produced by the production house and it is to be sold by production house with copyright,
तो अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो दिस इज नॉर्मल अ केस ऑफ परचेज एंड सेल। अगर मैंने ये पेन बनाकर रखी, कोई आता है मैं दे देता हूं, दिस इज नॉर्मल अ केस ऑफ परचेज और सेल। तो सामने भाई अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि डायरीज गई, अगर सामने वाले ने केवल सेल की, सामने वाले ने परचेज की, तो ये दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इन द सेम वे उसने कंटेंट बनाकर रखे, वो सेल करता है, अब उसकी कॉपीराइट के साथ ही ट्रांसफर करेगा, भाई ये सेम कंटेंट दूसरे को नहीं जाना चाहिए, सर्विस है ना। तो यहां पर टीडीएस नहीं लगेगा, जबकि यहां पर टीडीएस के प्रोविजन सेक्शन 194C एप्लीकेबल होगा। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, सामने वाले ने बोला तब बनाया, 194C आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। ये सीए फाइनल की नवंबर 1998 में पूछा गया है, सीए फाइनल नवंबर 98 में पूछा गया है। अ फॉरेन एंटरप्राइज एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द, फिर इस क्वेश्चन में एक नई चीज सीखने को मिलेगी जो बाकियों से थोड़ा अलग होगी। अ फॉरेन एंटरप्राइज enters into a contract for the fabrication and supply of component for machinery with X and Company, a film in India. X and Company in turn subcontract the work to Y and Company, a partnership firm, and pays 20 lakhs during the previous year. एक फॉरेन एंटरप्राइज ने किस कॉन्ट्रैक्ट दिया इंडियन एंटरप्राइज को, फैब्रिकेशन एंड सप्लाई ऑफ द कंपोनेंट फॉर मशीनरी, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जो इंडियन फर्म है उसने एक पार्टनरशिप फर्म को इंडिया में ही सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसका 20 लाख उस सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म को दे दिया। तो हमें मालूम है कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर दोनों शामिल होते हैं। तो यहां पर चूंकि इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म है जिसको 20 लाख दिया गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्टिंग ने इंडियन सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर ने इंडियन सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया 20 लाख रुपए का, और वो भी इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा, तो वहां 2% का टीडीएस लगेगा, 20 लाख का 2% शायद 40,000, ठीक है, ये काम खत्म हो गया। प्रॉब्लम तो ये जनरेट होती है ना कि जो फॉरेन एंटरप्राइज, अब इसमें तो यही पूछा गया था तो ये हम लोगों ने जवाब दे दिया, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता था कि जो फॉरेन एंटरप्राइज है उसने जो इंडियन एंटरप्राइज को पेमेंट किया है, क्या वहां पर भी फॉरेन एंटरप्राइज को टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा? अगर मैं इस सेक्शन के स्पेसिफिक नेचर की बात करूं तो यहां पर स्पेसिफाइड पर्सन बोला गया था। पेयर कौन होना चाहिए? स्पेसिफाइड पर्सन, पे टू द पे। अच्छा, स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इंडियन एंटरप्राइज हो, फॉरेन एंटरप्राइज हो, फॉरेन स्टेट हो, कोई भी हो, अगर वो इंडियन एंटरप्राइज या इंडियन इंडिविजुअल और एचयूएफ को पेमेंट करता है अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 194C अट्रैक्ट होगा, भले ही वो फॉरेन एंटरप्राइज ही क्यों ना हो। ये स्पेसिफिक पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इसको भी आप नोट कर लें और याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। ये सीए इंटर मई 2005 में पूछा गया था, सीए इंटर मई 2005 में पूछा गया था। क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 40 कहता है अलाप लिमिटेड ने पेमेंट किया है 2018-19 में कई अलग अलग पेमेंट किए हैं विलास लिमिटेड को। पहला कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, 3, 4 और इन टोटलिटी 5 कॉन्ट्रैक्ट। 20 अगस्त 2018 को पेमेंट किया है 20,000, 30,000 के नीचे है, कोई टीडीएस के प्रोविजन नहीं लेंगे, 30,000 के नीचे भाई साहब। 21 सितंबर 2018 को इसने 25,000 का पेमेंट किया, यहां पर भी टीडीएस के प्रोविजन 194C एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि 30,000 के नीचे है। 8 अक्टूबर 2018 20,000 का फिर पेमेंट है, ओके। और 11 नवंबर 2018 को 25,000 का पेमेंट है, क्या बात है। और 12 जनवरी 2019 को फिर 20,000 का पेमेंट है। लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो 1 लाख तो ऐसे ही 1,10,000 दिख रहा होगा। 1 लाख से ऊपर होने पर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। किसको पेमेंट किया गया है? किसी लिमिटेड को पेमेंट किया गया है 2% के हिसाब से 2,200 रुपए चार्ज करके पेमेंट कर किया जाएगा। ये 2,200 रुपए इकट्ठे ये लास्ट वाले से, अब ऐसा नहीं बाकी सबको भी टच करोगे छेड़ोगे ना ना ना, जो गया 1 लाख से ऊपर हो गया ना, तुरंत जितना भी पेमेंट की हो आज तक, लास्ट वाला पेमेंट 1,10,000 हो गया, यहाँ 1 लाख क्रॉस कर गया तो जितना भी पेमेंट किया सबका उठा करके 2% निकालो और 2,200 रुपए लेस करके
इस 20,000 में से माइनस करके पेमेंट कर दो, 17,800 पेमेंट करना पड़ेगा लास्ट वाला। ठीक है ना? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 तक है आपका 194C। दो क्वेश्चंस और बचे 194C में। इसके बाद जो मेजर सेक्शन बचा वो आपका 194I। उसके बाद सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। ना ज्यादा टफ नहीं है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, सब जल्दी होता जाएगा। दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठाएंगे, खत्म होते जाएंगे। इसके बाद जो मेजर एक सेक्शन बचा दैट इज लास्ट वन एंड 194I, आई रेंट आई सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है टी एन इंडिविजुअल हुज टोटल सेल्स इन द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹2.2 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर क्वेश्चन आ गया, सी फाइनल की स्टडी मैट में है। ये है आपका 31 मार्च 2018 ईयर को 2.2 करोड़ का सेल है मिस्टर टी का। उसने 9 लाख का पेमेंट किया है ऑन 1 जनवरी 19 को टू अ कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल को। तो 1% का टीडीएस लगता है नॉर्मली। अच्छा, नो अमाउंट वाज क्रेडिटेड अर्लियर इन द अमाउंट अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, बस और कुछ नहीं बोला है। फर्स्ट टाइम 9 लाख रुपए दिया है। मुझे जो आपको ये कहानी समझानी है, आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया था झांसी 194J 194HACI, तो सी बीच में शामिल है। यानी ये पॉइंट बताया था सेक्शन 44AB अगर किसी की टैक्स ऑडिट हुई है इंडिविजुअल एचयूएफ, तो उनके ऊपर भी ये प्रोविजंस मैंडेटरीली एप्लीकेबल होते हैं सारे 194JHACI। इसके अलावा भी एक दो और हैं फिलहाल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 9 लाख पर टीडीएस कटेगा या नहीं। सर ये टर्नओवर लास्ट ईयर की टर्नओवर है 2.2 करोड़, और हम लोग करंट ईयर 2018-19 में बैठे हैं। ये 2017-18 का टर्नओवर दिया गया है और 2018-19 में पेमेंट किया गया है 9 लाख रुपए का सब कॉन्ट्रैक्ट को। देखें 1119 को, हाँ या ना सर? ये दो अलग अलग ईयर्स की इंफॉर्मेशन दी है, जरूर कोई लोचा है। बस इतना याद रखें, मैं एक इंडिविजुअल हूं, एचयूएफ हूं, मेरा टैक्स ऑडिट हुआ है तो मुझे टीडीएस के। अरे कैसे पता चलेगा मेरा टैक्स ऑडिट हुआ है? पिछले साल को देखो। इस साल मुझे टीडीएस के प्रोविजंस को फॉलो करना है, यानी फ्रॉम द वेरी 1st of April 2018 I have to see whether I was eligible to get the tax audit in last year, whether I did the tax audit। तो अगर मेरे बिजनेस का टैक्स ऑडिट हुआ है तो मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ इसमें कवर कर जाऊंगा, मेरे ऊपर ये प्रोविजंस ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इस साल मुझे टीडीएस के प्रोविजंस को फॉलो करना है या नहीं, इसके लिए मुझे पिछले साल को देखना पड़ेगा। भले ही इस साल मेरा टर्नओवर मान लेते हैं, करंट ईयर में टर्नओवर मेरा 90 लाख ही है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, भले ही ये हो, लेकिन ये तो साल के अंत तक पता चलेगा ना। कौन जाने क्या सेल होगी, कौन जाने क्या सेल होगी। ईयर एंड तक वेट नहीं कर सकते। हमें तो 1 अप्रैल 2018 से ही टीडीएस के प्रोविजंस अप्लाई करने पड़ेंगे 31 मार्च तक। हो 31 मार्च के बाद पता चलेगा ओहो ये तो 90 लाख की सेल है, टीडीएस के टैक्स ऑडिट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हो रहे। तो फिलहाल यहां पर अब समझ में आया, हमको लास्ट ईयर को देखना पड़ता है कि हमारे ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। अगर लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट हुई है तो हाँ, इस साल आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा 1% के हिसाब से। लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 42, लास्ट वन। फिर से वही नॉर्मल क्वेश्चन है, ढंग से सुनेंगे अच्छी तरह समझ में आएगा। ये फाइनल मई 2010 में पूछा गया है। एक्स लिमिटेड परचेजेस जूट बैग्स। तो एक्स लिमिटेड है, ये परचेज करता है जूट बैग्स राजकुमार एंड कंपनी से।
ओके, द लेटर हैज टू सप्लाई द जूट बैग विद द लोगो। लेटर का मतलब बाद में राजकुमार कंपनी का नाम है, यानी इसको सप्लाई करना है इसको, हाँ या ना, विद द लोगो। सप्लाई क्या करेगा, जूट बैग्स, उस पे लोगो लगाएगा उसका, प्रिंट करेगा और उसके बाद उसको सप्लाई करेगा उसके एड्रेस पर। 1/9/2018 से 20 मार्च 2019 तक की अगर मैं बात करूं, टोटल सप्लाई किया गया है 8 लाख रुपए का जूट बैग्स, हाँ या ना। While offering the payment of the same, is the SSC bound to deduct tax at source assuming that the value of printing material। तो प्रिंटिंग का कॉस्ट है इसमें 60,000 और इंक्लूड है, जबकि सेल वैल्यू है 8 लाख। इसकी कॉस्ट कुछ और हो सकती है, चलो हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी गई बस। अब बताओ टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं। एक बात बताओ, ये मेरे पास आता है, कहता भाई मुझे जूट बैग्स चाहिए, मैंने कहा ले लो, मैं तो काम ही वही करता हूँ, मेरा काम ही वही है जूट बैग्स बनाने का, मैं राजकुमार एंड कंपनी हूँ। तो उसने कहा भाई मुझे वो नॉर्मल जूट बैग्स नहीं चाहिए, मुझे उस पर मेरे कंपनी का लोगो, इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें प्रिंटेड होनी चाहिए, वो दो। अब मेरी प्रिंटिंग कॉस्ट लगी 60,000, नॉर्मली मैं सामान खरीदता हूं और दे देता हूं, लेकिन इसने कहा मेरा प्रिंटिंग करके देना। अरे भाई ये भी मेरे बिजनेस का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा है, मैंने स्पेसिफिकेशन तो लिया लेकिन उसने कुछ भी मुझे सप्लाई नहीं किया, उसने 1 रुपए का भी मटेरियल दिया नहीं और ना मैंने उसको यूज किया, मैंने अपने बिहाफ पे इन टोटलिटी A to Z काम किया और मैंने सप्लाई कर दिया। दिस इज प्योरली अ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो आप कहां जा रहे हो 194C में भैया, नहीं जा सकते आप, हटाओ इसको, 194C एप्लीकेबल नहीं होगा, दिस इज प्योरली अ केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। चलिए, उम्मीद करते हैं सेक्शन 194C अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, सेक्शन 194I से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस को बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।